हाँ जी, ये लग ऐसा रहा है कि ये चरस बना रहा है, बट मसला ये है कि मैंने जो है ये एक्सेप्टेंस के लिए हाथ मिलाने वाली कोई तस्वीर सोच रहा था मैं, बट ये हाथ पे हाथ आ गया है। ये मुझे लग रहा है ये आगे वाला हाथ मुस्तफ़ा का, पीछे किसी पठान ने रख दिया इसकी नफ्स पे हाथ, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। चलें खैर, एनीवेज, मतलब मकसद तो समझ आ रहा है ना कि मैं हाथ मिलाना चाह रहा था, यहाँ पे हाथ आ गया है। सही है। तो ये है। तो खैर कॉन्सेप्ट सही है मेरा, सिर्फ मतलब पिक्चराइजेशन गलत हो गई है मुझसे, तो इसलिए। पर इस पिक्चर को समझने के लिए, इसके जज्बात को समझने के लिए कि आगे मैं क्या बात कहने वाला हूँ आईएसआरई के रिलेटेड, उससे आपको पहले कुछ चीज़ें सीखनी होंगी मुझसे। चलें जी, इधर फोकस के साथ। उसके लिए बैकग्राउंड देना होगा मुझे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैं अगली बात जो कहने वाला हूँ वो बड़ी टेक्निकल है, और ये आज तक एग्जामिनर ने नहीं पूछी है, और जिस दिन पूछ लिया फिर अगेन आप वहीं खड़े होंगे, क्योंकि ये कोई भी नहीं पढ़ाता। आए सुने, जब तुम एडवांस ऑडिट पढ़ने आओगे, एडवांस ऑडिट, तो उसमें दो तरीके के आईएसआरई तुम्हें मिलेंगे। एक होता है आईएसआरई 2410, और एक होता है आईएसआरई 2400। अच्छा, आईएसआरई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ये पूरा फॉर्म होता है। अब आगे सुनेंगे। मैंने पूछा यार ये वाला कब होगा, उसने बोला ये वाला आईएसआरई आप तब अप्लाई करेंगे, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वाला आईएसआरई आप तब अप्लाई करेंगे जब आप उस कंपनी के एज अ ऑडिटर अपॉइंट हुए हुए, जब आप उस कंपनी के एज अ ऑडिटर अपॉइंट हुए हुए, तब अप्लाई होता है कौन सा, आईएसआरई 2410। अच्छा, तो मैंने कहा अगर मुझे हाफ ईयर रिव्यू करना है, हाफ ईयर रिव्यू करना है, हाफ ईयर रिव्यू करना है, हाफ ईयर रिव्यू, हाफ ईयर रिव्यू का मतलब समझते हो, 6 महीने का, 6 महीने का, 6 महीने का, 6 महीने का रिव्यू करना है, लेस देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स का अगर मुझे रिव्यू करना है और मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूं, तो मुझे ये फॉलो करना है आईएसआरई 2410, क्योंकि 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 ये है रिक्वायर्ड बाय लॉ। क्या लिस्टेड कंपनीज को ये कहा गया है कि आपने हाफ ईयर अकाउंट्स भी जमा कराने कंपनीज एक्ट के हिसाब से? जल्दी बताओ, लिस्टेड कंपनीज को कहा गया है? तो लिस्टेड कंपनी का जो ऑडिटर है, अगर वो रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म करेगा तो रिव्यू रिपोर्ट भी देगा, रिव्यू रिपोर्ट भी देगा। जल्दी बताओ, रिव्यू रिपोर्ट भी देगा? यस। तो जब वो रिव्यू रिपोर्ट देगा तो वो कौन से आईएसआरई को फॉलो करेगा, कौन से आईएसआरई को फॉलो करेगा? जल्दी बताओ। 2410 को। ये बात हो गई डन, रिक्वायर्ड बाय लॉ हो गया। यहां तक कोई मसला? नो। अच्छा, अब मैंने कहा एक कंपनी है, यहां से देखो कहानी से कहानी कैसा मिलाता है आपका भाई। एक कंपनी है जिसकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, ऑडिट की रिक्वायरमेंट के लिए आपका कैपिटल एक सर्टेन एक्सटेंट से ऊपर होना चाहिए, ऐसा है? कोई कंपनी लॉ वाला बच्चा बताता है भाई कितने मिलियन का शेयर कैपिटल होना चाहिए? हाँ जी, 3 मिलियन, 1 मिलियन और सच हायर अमाउंट एज में बी स्पेसिफाइड 3 मिलियन, सर 3 मिलियन, 3 मिलियन। अच्छा, अगर किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ऊपर है, 3 मिलियन से ऊपर है, तो क्या उस पर ऑडिट लाजिम हो जाता है? यस सर, लाजिम हो जाता है, लाजिम हो जाता है सर, वाजिब हो जाता है, ऐसा ही है। ओके,
तो उस पे लाजिम हो जाता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यानी 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 हम ये कहें कि अब एक कंपनी है, अब एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, हाँ, तो वो पूरी रिक्वायरमेंट है ना, पूरी रिक्वायरमेंट है ना जानी। अच्छा, आगे सुने, अब हुआ क्या, ये जो कंपनी है जिस पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आती है ऑडिटर के पास, ये आती है ऑडिट फर्म के पास, और 1 मिलियन है, पहले देख लो, डिसाइड कर लो, 3 मिलियन है, 1 मिलियन है, हाँ जी, 3 मिलियन है ना, चलो मैं तुम्हें कंफर्म कर दूंगा, चलो ये मैं तुम्हें कंफर्म कर दूंगा, सही है, चलो ओके, आगे सुनो, ये मैं तुम्हें कंफर्म कर दूंगा, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, पर मुझे भी याद आ रहा है कि ये कोई 3 या 1 मिलियन का चक्कर है, अप टू 1 मिलियन ऐसे कुछ याद आ रहा है, खैर मैं अगेन तुम्हें देख के बता दूंगा। चलो इधर देख लो, अभी पहले इधर फोकस 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 फोकस, इधर फोकस, ओके। सिर्फ ये पंगा है ना कि अप्लाई होता है, हमें कॉन्सेप्ट ये चाहिए ना अभी मेरी जान, कि इसके ऊपर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वेदर वो कोई भी थ्रेशोल्ड लो, उसके हिसाब से मैं तुम्हें देख के बताता हूँ, सही है, कंफर्म कर लेंगे कंपनी लॉ से, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे मैंने कहा, अब ये ऑडिट फर्म के पास आती है कंपनी और इसको कहती है कि यार मुझे जो है आपसे रिव्यू करवाना है, रिव्यू इंगेजमेंट करानी है, मुझे आपसे रिव्यू इंगेजमेंट करानी है। मैंने कहा यार ऑडिट कराओ ना, वो क्या जवाब देगी सामने से, सामने से क्या जवाब देगी, जल्दी बताओ, हाँ जी, सामने से क्या जवाब आएगा, रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। चलो एक और बात बताओ, एक और बात बताओ, जब मैं इसे कह रहा हूँ कि यार ऑडिट कराओ, वो कह रहा है रिक्वायर्ड नहीं है, तो अब मुझे अगर उसकी रिव्यू इंगेजमेंट करनी है, अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि सही है भाई मैं आपको रिव्यू करके दे देता हूँ, पर अश्योरेंस कौन सी दूंगा, अश्योरेंस कौन सी दूंगा, लिमिटेड, पक्की बात है, हाँ वो तो सही बात है ना, रिव्यू में तो लिमिटेड एश्योरेंस होगी। एनीवेज मैं तो इस कंपनी का ऑडिटर हूँ ही नहीं, तो मैं 2410 कैसे लगाऊं, मैं 2410 कैसे लगाऊं, सर 24 तो लगाए ना, उसके लिए वो बना है, उसके लिए वो बना है, पहले बताओ दोनों में फ़र्क समझ आता है मेरी जान, दोनों में फ़र्क समझ आता है मेरे बच्चों, दोनों में फ़र्क समझ आता है। यस, हम ये वाला कर रहे हैं, हमारे कोर्स में ये वाला है, हमारे कोर्स में ये वाला है, बात समझ आती है, हमारे कोर्स में ये वाला है, पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये था ताकि यहाँ पहुँच जाओ, आ गया समझ जानी। यस, अब पूरी कहानी घुमा के याद आना था तुम्हें कि हमारे कोर्स में ये वाला है। चलो अब आगे सुनो, अब आगे सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो अब यहाँ से शुरू होती है। ऑडिटर को कहा गया, जब कोई ऐसा बंदा मुंह उठा के तुम्हारे पास आए, तो तुम उस इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले राशनल देख लेना, राशनल, राशनल मतलब मकसद क्या है, क्यों करवाना चाहता है रिव्यू। अच्छा, एक नॉर्मल बंदा होगा, हम जैसा हम बोलेंगे भाई पैसे आ रहे हैं आने दो, क्या राशनल देखना, उसने बोला नहीं 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 नहीं, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, राशनल देखना, क्योंकि देखो तुम जब ये रिव्यू इंगेजमेंट करोगे, तुम्हारी एश्योरेंस कौन सी होगी, जल्दी बताओ, लिमिटेड, ऐसा ही है, लिमिटेड। अच्छा मैंने बोला यार पर्पस बताओ, यानी पर्पस बताओ, चाहिए क्यों, चाहिए क्यों, पर्पस बताओ। अच्छा क्योंकि देखो इस पे चर्सी पे ऑडिट तो अप्लाई होता ही नहीं है, इस पे ऑडिट तो अप्लाई होता ही नहीं है, तो ये क्यों, इसको क्या मौत आई है ये मेरे पास आया है रिव्यू करवाने के लिए, ऐसा तो नहीं है, प्लीज सुनना, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये फ्रॉड्यूलेंटली मेरा नाम अपने आप के साथ एसोसिएट करेगा, देखो यार मेरा तो ये ऑडिटर है, ईवाई ऑडिटर है, ये तो मेरे को रिव्यू करके देता है, तो आप देखें ये करें मेरे साथ। तो मुझे आप एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं है ये आए और ये बोले कि यार मुझे बैंक से लोन चाहिए, मुझे बैंक से लोन चाहिए, मुझे रिव्यू करवाना है। यार आप सोचो कि बैंक कभी रिव्यू एंगेजमेंट पे विश्वास ही नहीं करेगा, मतलब एक बैंक अगर इसको, एक बैंक सुनना मुझे बात, एक बैंक अगर इसको लोन दे रहा है, तो क्या वो लोन ऑडिटेड एफएस पे देगा या रिव्यूड एफएस पे देगा, मैं सिर्फ तुमसे पूछता हूँ वैसे ही समझने के लिए, मतलब मैं वैसे ही। अच्छा रिव्यूड पे क्यों नहीं देगा, रिव्यूड पे क्यों नहीं देगा, लिमिटेड एश्योरेंस, टेस्टिंग नहीं की, हाँ वेरी गुड। अच्छा अब मुझे बताओ,
एक बंदा लोन दे रहा है उसको, एक बैंक उसको लोन दे रहा है, तो क्या डज इट मेक एनी सेंस? तुम्हारा दिमाग चलता है कि क्या वो बैंक आपकी रिव्यू रिपोर्ट पे रिलाय करके गलती से इसको लोन तो नहीं दे देगा? ऐसा ही है ना? तो अब कहने का मतलब ये है कि आपने उससे, सामने वाले से उसका पर्पस पूछना है, राशनल पूछना है कि भाई मकसद क्या है, क्यों करवाना चाहते हो रिव्यू? ना तुम्हारी लीगल रिक्वायरमेंट है, ना तुम्हारा कैपिटल उतना है, तो तुम्हें क्या मौत आई है रिव्यू कराने की? अच्छा, एट द सेम टाइम वो आया और वो कह रहा है यार हमें रिव्यू इसलिए करवाना है, सुनना मेरी बात, हमें रिव्यू इसलिए कराना है कि हम ये चाहते हैं कि यार हमारे एफएस में, क्योंकि देखिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट है नहीं, वो कॉस्टली भी पड़ता है, ये लिमिटेड एश्योरेंस है, हमें से भी देखते हैं कोई अनॉमली नहीं हो, हमें अपने डायरेक्टर्स को प्रेजेंट करना होता है, उनकी फरमाइश है स्पेसिफिकली। क्या डज इट मेक एनी सेंस? ऐसा है? चलो एक और बात, एक और बात, एक और बात, फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे आ गया। अभी हमने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब मेरे को बात नहीं समझ आ रही, हर्ट हो गया, दिमाग खराब हो गया मेरा, अभी एक्सेप्ट नहीं किया, ये चसी कह रहा है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। क्या हो गया मेरी जान? अबे अभी एक्सेप्ट कर रहा हूं, अभी एक्सेप्ट कर रहा हूं, वो आया मेरे पास, बोलूंगा नहीं पर्चे पे लिख के दे। अबे वो तो एंगेजमेंट लेटर में एग्री होगा ना मेरी जान, बात समझो, यानी बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? वो तो एंगेजमेंट लेटर में लिखा जाएगा, वो तो एंगेजमेंट लेटर में लिखा जाएगा कि भाई इस मकसद के लिए हो रहा है। पर अगेन, क्या मैं आज ही उसको बोलूं कागज के पन्ने पे लिख के दे कि जो तू कह रहा है सही कह रहा है, या ये एंगेजमेंट लेटर में डॉक्यूमेंट होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एंगेजमेंट लेटर में डॉक्यूमेंट होगा, पर वो कह क्या रहा है इस बात को तो समझो, फीलिंग्स को समझो। वो कह रहा है एंगेजमेंट लेटर में लिखने से पहले ये देख लो, उसको इनवाइट करने से पहले ये देख लो क्या ये एक्सेप्ट करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। पहले एक्सेप्टेंस होती है, एंगेजमेंट लेटर होता है? जल्दी बताओ, हाँ जी जल्दी बताओ। पहले एक्सेप्टेंस होती है, एंगेजमेंट लेटर होता है? अच्छा, तुम्हें पता लगे कि इस क्लाइंट के वेरी गुड, अब सुनना मेरी बात, तुम्हें पता लगे कि इस क्लाइंट की जो सीनियर मैनेजमेंट है या डायरेक्टर्स है वो फ्रॉड में मुलविस हैं, उस पर नैप के केसेस चल रहे हैं, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने का फायदा होगा? चलो, तुम्हें पता लगे कि तुम इस कंपनी से इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, तो अब इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, अब भी एक्सेप्ट कर लोगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, पक्की बात है, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अच्छा, तुम्हें पता लगे कि इस क्लाइंट की हिस्ट्री ये रही है कि इसका डेटा अवेलेबल नहीं होता, तुम्हें दूसरे ऑडिटर से पता लगा, हाँ जी, क्या एक्सेप्ट करोगे? ओके, अब वेरी गुड, अब कहानियाँ चल रही है ना, बातों बातों में देखो यूं सिखा रहा हूँ तुम्हें, सुनना इधर। फिर तुम्हें पता लगे कि अब तुम मुझे बताना, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, पेरेंट एंटिटी है इसकी, वो चाहती है और वो इनसे रिक्वेस्ट करती है, किससे? अपनी जो कंपनी मेरे पास आई है रिव्यू के लिए, हाँ क्लियर करवा दिया ना, बिल्कुल बिल्कुल सर, वेरी गुड। अब आगे सुनो, तो सामने वाली कंपनी जो उसकी पेरेंट एंटिटी है, इसको लेटर लिखती है, इसको बोलती है भाई वी डोंट वांट योर ऑडिटेड एफएस, बट प्लीज़ गेट दीज रिव्यूड फ्रॉम XYZ फर्म। तो मैं तो इस कंपनी का ऑडिटर हुई नहीं, ना मुझे इसका ऑडिट करने की पंचायत है, पर क्या अब मैं उसको ये रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म करके दे सकता हूँ? अच्छा, आप क्यों हाँ कह रहे हो? अब क्यों हाँ कह रहे हो उसको? हाँ जी, अब क्यों हाँ कह रहे हो उसको? मसला नहीं सर, राशनल है यार, उसके पीछे वजह है। वेरी गुड, तो पहले बताओ बात समझ आती है? वो यही कह रहा है यार। अच्छा, तो कोई एक और चीज़ है, मैं तुम्हें ना, अच्छा क्योंकि देखो सीए फाइनल में बड़ा डिटेल में ही है, मैं तुम्हें उस डिटेल तक भी लेके जा रहा हूँ तकरीबन। सीए फाइनल में आइजाज में पता है क्या लिखा हुआ है? आइजाज में ये लिखा हुआ है कि आपको, एक तो आप इस कंपनी के ऑडिटर नहीं हैं, पहली बात, तो आपको इसका बैकग्राउंड नहीं पता। देखो एक एक तुम्हें यूँ समझाता हूँ, जैसे मैं PTCL का ऑडिटर हूँ ना, तो मुझे वैसे ही इस कंपनी के रिकॉर्ड्स के बारे में पता है, इंटरनल कंट्रोल के बारे में पता है होगा, नहीं पता होगा? जल्दी बताओ, मैं ऑडिटर हूँ तो मैंने इंटरनल कंट्रोल वगैरह सब देखे होंगे ना, हाँ या नहीं? अच्छा, बट एक इस कंपनी का ऑडिटर ही नहीं है, तो क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करेगा? सिर्फ सवाल है, क्यों नहीं करेगा?
भाई इसका स्कोप ही नहीं है, उसका स्कोप ही नहीं है। तो वो कहता है कि यार इसलिए ज़रा ना सावधान रहना, मतलब थोड़ा सा अवेयर रहना, स्केप्टिकल रहना कि तुम ना तो कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे हो, ना तुम्हें इसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की क्वालिटी का पता है, और तुम फिर एक्सेप्ट कर रहे हो तो कोई वजह हो तो एक्सेप्ट करना, खुदा के वास्ते इसके अलावा नहीं करना। पहले बताओ मकसद समझ आए, ये स्टैंडर्ड रोक क्यों रहा है? क्योंकि देखो उस वाले ISRE के अंदर आप ऑडिटर भी होते हैं, तो आप पूरा साल का जो ऑडिट करते हैं उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें भी पता लग रही होती हैं, और फिर रिव्यू में सिर्फ अपडेट होता है, क्योंकि यू हैव गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, आपको वैसे ही मिली हुई होती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी मिली हुई होती है। यहाँ पे आप एक्सेप्ट तो कर रहे हैं पर आपको इंटरनल कंट्रोल्स की नॉलेज नहीं होगी। अच्छा क्या पता उसने कंट्रोल्स को ओवरराइड किया हुआ हो, क्या आप टेस्ट करने जा रहे हो? नहीं, आप नहीं करने जा रहे। तो दोनों में एक बेसिक फर्क है, वहां पे आप ऑडिटर भी होते हैं, वहां पे आप कंट्रोल्स को एक वक्त पे, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं 31 दिसंबर का ऑडिट कर रहा हूं तो ऑडिट में मैंने कंट्रोल टेस्ट किए होंगे, फिर जून आ जाएगा, जून हाफ ईयर होगा, उस हाफ ईयर के अंदर क्या मैं खाली फिगर्स की अपडेट लूंगा, इंक्वायरी करूंगा, एनालाइज करूंगा? बिल्कुल करूंगा। पीछे कंट्रोल्स मुझे पता है क्या है, कौन सी चीज़ कैसे घूम रही है, क्या प्रोसेस है, इफेक्टिव है, नॉन इफेक्टिव है, सब मुझे पता है। पर क्या यहाँ पे पता होता है? तुमसे पूछता हूँ, या नहीं पता होता? चलें अब इसको रीड करें, अब इसको रीड करते हैं, आ जाएं फोकस के साथ मेरे बच्चों। द प्रैक्टिशनर शेल नॉट एक्सेप्ट अ रिव्यू एंगेजमेंट इफ द प्रैक्टिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड दैट देयर इज द रैशनल पर्पस। पहले बताओ ये बात समझ आती है? यस, ऐसा ही है, बिल्कुल आसान। ओके, द प्रैक्टिशनर सस्पेक्ट्स the engaging party intends to associate the practitioner's name with the financial statements in an inappropriate manner। यानी वो कह रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप ये सेटिस्फेक्शन पे नहीं आ जाएं कि जो उसका रैशनल पर्पस है या नहीं है। अगर रैशनल पर्पस है तो एक्सेप्ट करना है, और अगर आपको लगता है कि वो आपका नाम इनकरेक्टली, इनएप्रोप्रिएटली एसोसिएट करना चाहता है तो उसको कहना है अल्लाह हाफिज़, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ये चीज़ अगर तुमने बता दी तो मज़ा आ जाएगा, ये चीज़ तुम लोगों ने बता दी तो मज़ा आ जाएगा। इधर देखना, द इंगेजमेंट इज इंटेंडेड टू मीट द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। द इंगेजमेंट is intended to meet the compliance requirements of the relevant law regulations. Such law regulations require that the financial statements to be audited। यानी वो आपके पास आया, वो आपको कह रहा है कि यार मुझे रिव्यू करवाना है। मैंने कहा क्यों करवाना है? बोल रहा है वो लॉ कहता है। अच्छा लॉ खोल के देखा तो वो कह रहा है ऑडिट करवाना चाहिए। क्या ऑडिट का सब्स्टिट्यूट है ये? क्या ऑडिट का सब्स्टिट्यूट है ये? नहीं, ऑडिट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं है? एक वजह बता दो, मजा आ जाएगा, मैं समझ जाऊंगा तुम लोग बिल्कुल चैंप हो चुके हो। जल्दी बताओ। सर अश्योरेंस का फर्क है ना सर, अश्योरेंस का फर्क है सर, अभी आपने सिखाया अश्योरेंस का फर्क है। तो अश्योरेंस का फर्क है तो हाउ यू कैन से सर कि ये आप यहां पे रिव्यू कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑडिट? यस एग्जैक्टली। पहले बताओ बात समझ आती है? तो उसने सोचने का तरीका दिया, उसने मतलब रैशनल पर्पस समझो। ये देखो क्या कोई इनकरेक्टली आपका नाम एसोसिएट तो नहीं करना चाह रहा। तीसरी चीज ये है कि लॉ रेगुलेशन देख लो, कह रहा है कि लॉ रेगुलेशन रिकमेंड कर रहा है कि ऑडिट कराओ, तो ये ट्रस्टी रिव्यू क्यों करवा रहा है? क्योंकि मकसद नहीं है, ऐसा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे आओ, अब आगे सुनो। फिर वो कह रहा है आ रिव्यू एंगेजमेंट वुड बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। देखो वो क्या कह रहा है, प्रैक्टिशनर is not satisfied that there is a rational purpose, a review engagement will be appropriate in the circumstances। यानी वो कह रहा है कि यार अगर जैसे बैंक वाली एग्जांपल दी मैंने आपको, वो कह रहा है मैं तब तक एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक दो चीजें सेटिस्फाई हो जाएं, एक रैशनल पर्पस हो और दूसरा पर्पस है पर क्या उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए रिव्यू एप्रोप्रिएट होगा या नहीं होगा। पहले तो दोनों बातें समझ आती हैं, पर्पस भी सही होगा और मकसद को अचीव करने के लिए रिव्यू बनता है या नहीं बनता। आगे सुनो, जो मैंने तुम्हें बैंक वाली एग्जांपल दी उसमें पर्पस क्या था? लोन लेना, हाँ या ना? जल्दी बताओ। रैशनल पर्पस था, यस। पर क्या वो लोन लेने के लिए रिव्यू एंगेजमेंट एप्रोप्रिएट थी? बात समझ आती है? अच्छा इससे दूसरा केस, पेरेंट एंटिटी खुद कह रहा है कि रिव्यू करवा के दो, पेरेंट एंटिटी खुद कह रहा है कि रिव्यू करवा के दो, पर्पस रैशनल। अच्छा क्या उसके लिए रिव्यू एंगेजमेंट एप्रोप्रिएट है? यस बिल्कुल एप्रोप्रिएट है।
करके दे दें। और मैं तो इसलिए करके दे रहा हूँ यार, मैं तो इस कंपनी का ऑडिटर ही नहीं हूँ, मुझे तो आगे बोल रहा है रिव्यू एंगेजमेंट कर दो। एग्रीड। चलो एक और बात बताऊं, मज़ा आ जाएगा, लिंक करूं, कानून से लिंक करें इसको, कानून से। चलो आ जाओ, एक और चीज़, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि जब एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है, जब एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है, सही है जी, तो उसको एक स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करनी होती है, क्या नाम होता है उसका? हाँ जी, कंपनी फॉर्म हुई, कंपनी फॉर्म हो गई है, उसको एक स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करनी होती है। नहीं, वो एजीएम से पहले होती है, वो एजीएम से पहले होती है, जिसमें पता लगता है, हाँ, जिसमें पता लगता है कि अब तक कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, याद आ रहा है? जिसमें पता लगता है कि अब तक, हाँ, जिसमें पता लगता है कि कंपनी ने अब तक कैसा परफॉर्म किया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ, कंपनी लॉ में स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो फोकस के साथ। क्या उसमें हम स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग के अंदर ये मेक श्योर करते हैं कि जो अब तक बिजनेस हुआ इसमें एक्सपेंडिचर कितने हुए, इसमें ये कितना हुआ, इसमें वो कितना हुआ, ऐसा है? अच्छा, अब उस कंपनी पे अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर उस कंपनी पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ, अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या वो 8, 6, 9 महीने जो भी हुए हैं कमर्शियल ऑपरेशन की डेट से, क्या वो रिव्यू करा के सबमिट करा सकती है? यस, बिल्कुल करा सकती है। तो अगेन सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपने पर्पस देखना है, और देखना है कि उस पर्पस को अचीव करने के लिए क्या ये एंगेजमेंट अप्रोप्रिएट है भी या नहीं है इन द सर्कमस्टेंसेस, दैट्स इट, बस ये बात याद रखनी है। हाँ, ऑडिट लाजमी नहीं है, तब रिव्यू करा सकते हैं, पर बशर्ते कि रिव्यू करा के आपको ये ना लगे कि वो आपका नाम एसोसिएट करेगा। ये भी एग्री करते हो? ऐसा है? ओके, तो ये सारी चीज़ें जस्ट एज एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड बच्चों के भाई ये सिचुएशन है तो आप कर सकते हैं, ये सिचुएशन तो आप नहीं कर सकते। अगेन ऑल दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस। अब देखो जो बातें मैंने की हुई ना वो आपके सामने आएंगी, प्लीज सुनना। ये वाला वर्ड जो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, प्री कंडीशन, आपने क्या नॉर्मल ऑडिट में भी पढ़ा हुआ है? नॉर्मल ऑडिट में जो अभी हमने एंगेजमेंट लेटर किया हुआ है 210, मेरे बच्चों क्या ये बताते हो तुम लोग कि उसके अंदर भी नॉर्मल ऑडिट के अंदर भी, तुम लोग मुझे बताओ, नॉर्मल ऑडिट के अंदर भी क्या हम ये कहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए? हाँ जी, सही है भाई, मैं रिव्यू करूंगा, पर रिव्यू करते हुए ये देखूंगा ना कि क्या ग्रांट IS-20 के हिसाब से बुक हुई हुई है नहीं हुई हुई है, क्या पीपी पे डेप्रिसिएशन हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ, ये सारी चीजें। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों, एज पर एप्लीकेबल। पर अगेन क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अच्छा, कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऐसा है, मैंने पहले भी एग्जांपल्स दिए हैं आपको और अभी भी दे रहा हूँ वापस, क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में ये ऐसा हो सकता है कोई कि इनकम अक्रूवल बेसिस पे हो रही है, एक्सपेंसेस कैश बेसिस पे हो रहे हैं? हाँ जी, क्या ये कोई फ्रेमवर्क है? क्या ये कोई फ्रेमवर्क है? नहीं सर, एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ना समझ आ रहा है। तो कोई तुम में से ये बताएगा कि जब मेरा फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं होता तो क्या मैं इंगेजमेंट एक्सेप्ट करता हूँ? हाँ जी, नहीं करता। अच्छा, अगर लॉ रेगुलेशन का है, हाँ वेरी गुड जैनब, बिल्कुल सही, अनलेस रिक्वायर्ड बाय। चलो, जब अगर लॉ रेगुलेशन की मस्ती है तो फिर क्या करते हैं, इस पे एक केस है जो ऑडिट में हमने किया था। हाँ जी, जल्दी बताओ, लिंकिंग होगी है पूरी, आप उसको एग्री कराएंगे ना कि मैं ऐसे कोई शब्द यूज नहीं करूंगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, एग्रीड? आप एडिशनल डिस्क्लोजर डालेंगे, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही, और मैं एम्फेसिस और मैटर डालूंगा और ये रेफर कराऊंगा। ऐसा है? बेहतरीन। तो वही वाली बात है। अच्छा अगेन वो कह रहा है चाहे ऑडिट हो चाहे रिव्यू एंगेजमेंट हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अच्छा,
क्या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी मुझे डेटा देना, मुझे डेटा प्रोवाइड करे, मेरी इंक्वायरीज का जवाब दे, और वो इंटरनल कंट्रोल लगाए जो कि लाजिम हो मिस स्टेटमेंट को और फ्रॉड को प्रिवेंट करने में, डिटेक्ट करने में, वही सारी बातें। ऐसा है भाई। तो ये हो गया। अच्छा, अब एक्सेप्टेंस के लिए ही ये देखिएगा, और प्रैक्टिशनर को पता हो कि वो सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। क्या ये होना लाजमी है? नहीं, कैम नहीं आता रिव्यू एंगेजमेंट में बेटा, कैम नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता कैम रिव्यू एंगेजमेंट में नहीं आता। ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा अपने पास, कैम नहीं आता, की ऑडिट मैटर नहीं आता इन रिव्यू एंगेजमेंट, ये बात याद रखिएगा। सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, द प्रैक्टिशनर हैज अ डाउट ऑन द मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, ये भी बात समझ आती है, अभी सिखाई थी पीछे। अगर इंटेग्रिटी पे डाउट है तो भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। हाँ, बैकग्राउंड चेक होगा। आगे, मैनेजमेंट एंड दोस्त शार्ट विद गवर्नेंस लिमिटेशन इंपोज कर दें स्कोप के ऊपर इन टर्म्स ऑफ प्रपोज रिव्यू एंगेजमेंट। यानी आपने उसको बोला, प्लीज सुनना मेरे बच्चों, आपने उसको बोला कि यार एंगेजमेंट लेटर में एग्री करो कि आप इंटरनल कंट्रोल लगाओगे, आप मुझे सारे डेटा प्रोवाइड करोगे, एफएस आप बनाओगे, तो मैनेजमेंट या दोस्त शार्ट विद गवर्नेंस कह रही है हम नहीं कर सकते। ये क्या ये आपके लिए एक्सेप्टेबल है? क्या ये आपके लिए एक्सेप्टेबल है? क्या ये आज ही स्कोप लिमिटेशन है? जल्दी बताओ, क्या ये आज ही स्कोप लिमिटेशन है? सर आज ही स्कोप लिमिटेशन है, तो क्या हम इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या हम इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब हमने किया क्या? हमने किया ये है मेरे बच्चों, हम इसको लेके चले थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में। पहले मैंने समझाया कि रिव्यू एंगेजमेंट होती क्या है, फ़र्क क्या होता है, फिर मैंने आपको थोड़े से प्रोसीजर सिखाए, फिर मैंने आपको कहा आओ क्लाइंट एक्सेप्टेंस सीखते हैं। अब हम वापस वहीं पे आ जाएंगे कि क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या एंगेजमेंट लेटर में लिखा जाएगा कुछ? जल्दी बताओ, एंगेजमेंट लेटर में लिखा जाएगा कुछ? अच्छा, आप सोच के, हाँ सोच के, हम देखेंगे बाद में, सोच के बताओ, एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या ये लिखोगे कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा? जल्दी बताओ। लिखना लाजमी है, सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ, लिखना लाजमी है? यस, क्योंकि वो बनाएगा उसके तहत, बनाएगा ही उसके तहत, वरना तो वो बोलेगा आपने कब कहा था इसके तहत बनाओ। और आप ये कैसे कह सकते हैं ये मिस स्टेटमेंट है? मैंने तो नहीं कहा था इसके तहत बनाऊंगा, मैंने जो बनाया है वो तुम एक्सेप्ट करो। तो यही तो हमने देखा था कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, फिर वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बात समझ आ रही है? यस। अच्छा, अब मुझे बताओ, ऐसे ही सोच के, क्या एंगेजमेंट लेटर में मुझे ये बताना चाहिए कि ये रिव्यू एंगेजमेंट है? जस्ट टू मेक अ क्लैरिटी, इससे समझना चाह रहा हूं। अच्छा, क्यों नहीं लिख रहा मैं? मतलब मैं अगर नहीं लिखूं तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी, क्या फर्क पड़ेगा? ऑडिट समझ लेंगे, वेरी गुड। एक्सपेक्टेशन गैप, दिस इज द आंसर, एक्सपेक्टेशन गैप रहेगा, एविडेंस ही नहीं होगा। तो यानी दो बातें, एक तो फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट करना है कि इस फ्रेमवर्क के तहत एफएस बनेंगे, ताकि मैं चेक भी उसके तहत करूंगा, पता चले किसी और के तहत बना लिए तो वो तो आप वहीं फंस गए। आप तो बोलोगे ये फ्रेमवर्क मेरे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो वो बोलेगा कहाँ लिखा हुआ एक्सेप्टेबल नहीं है, कौन सा फ्रेमवर्क हमने तय किया? तो क्या तय पाना लाजमी है? जल्दी बताओ। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताओ, क्या ये लिखेंगे कि आपने, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं? ये लिखेंगे? और रिपोर्ट के अल्फाज लिखेंगे, रिपोर्ट के अल्फाज रेफरेंस देंगे, रिपोर्ट किस तरीके की होगी। ऐसा तो नहीं है वो गलत समझे कि यार ये तो मुझे ऑडिट ओपिनियन देगा। ये देखें जानी, ये देखें, ये रहा, सिंपल तुम्हें बातों बातों में करा दिया। देखो ये इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने बोला लिखो कि जो तुम मुझे कह रहे थे कि मैं इसके लिए ये चाहिए मुझे, वो लिखो एग्रीमेंट के अंदर। क्या लाजमी? अब बताओ, अब लिखवा लिया उससे? अब लिखवा लिया? अच्छा, बट क्या पहले ही लिखवा लूंगा या पहले खुद असेस करूंगा कि क्या ये राशनल सही है या नहीं है? जल्दी बताओ। पहले असेस करूंगा और फिर लिखवाऊंगा कि ये राशनल सही है या नहीं है। पहले बताओ मेरे बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कोई नहीं कराता डिटेल में, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, हम वापस से जीरो से कर रहे हैं, शुरू से। और मैं तुम्हें तभी भी कहा था मैं खुद कराऊंगा लाइव। लव यू यार। चलो आगे। फिर वो कहता है कि आइडेंटिफाई करेंगे
एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये भी बात हो गई। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, इस पे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, अभी डिस्कस किया तुम्हारे साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ये देखो ये बड़ी चीज है, ये बड़ी अहम चीज है। स्टेटमेंट दैट द एंगेजमेंट इज नॉट एन ऑडिट एंड दैट द प्रैक्टिशनर विल नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्यों लिख रहा हूं पाजी, बताते हैं ये क्यों लिख रहा हूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ये क्यों लिख रहा हूं। एक्सपेक्टेशन गैप को खत्म करने के लिए कि भाईजान ये लिमिटेड स्कोप है, ये मत समझना कि ये ऑडिट है। अच्छा, ऊपर मैं इसको ऑब्जेक्टिव और स्कोप बता चुका हूं, पर यहां क्लैरिफाई कर रहा हूं, क्लैरिटी से लिख रहा हूं कि ये ऑडिट नहीं है और जो प्रैक्टिशनर है कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेगा, सिंपल इज दैट। और फिर जब ये लिख दिया तो मैं बताऊंगा, रेफरेंस दूंगा कि मेरी रिपोर्ट किस तरीके की होगी। क्या मैं उसको ISRE 2400 का रेफरेंस दूंगा या 2410 का, लिख के बताओ। 2410 को क्यों नहीं दे रहा, 2410 को क्यों नहीं दे रहा? वी आर नॉट ऑडिटर सर, क्या हो गया आपको, क्या नशा किया है? हम ऑडिटर नहीं है सर, हम ऑडिटर नहीं है। बात समझ आती है भाई, बात समझ आती है जानी। मैंने आपको वहां से उठा के एग्रीमेंट तक ले आया। कल की क्लास में हम इसका आगे का एरिया करते हैं, सवाल भी दे देता हूं, चाहिए सवाल? पर आज मेरा दिल हो रहा है 2 सवाल दे दें, 2 सवाल हो जाए, 3 2 सही है, 2 सही है, हो सकता है स्पेशल ऑडिट था वो, सही है। चलें, कल सुबह होगी क्लास, कल मैं बताता हूं आपको, मुश्किल वाला सवाल देते हैं, चलो सही है, ओके डन। 1 मिलियन ऑडिट है, देखो ये कंफर्म हो गया भाई, 1 मिलियन, अगर 1 मिलियन से बड़ा कैपिटल है आपका तो सही है। चलें, ओके डन डन डन, अल्लाह हाफिज़।